नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो है तो इतिहास के पन्नों से, लेकिन आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती है। हम बात कर रहे हैं सुंदरगढ़ की। एक ऐसा राज्य जिसने एक भयानक पर्यावरण संकट का सामना किया, और वो भी ऐसी सूझबूझ से कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भला एक सूखी और वीरान बावड़ी किसी पूरे राज्य को अकाल से कैसे बचा सकती है। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इस चमत्कार को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि संकट आने से पहले ये राज्य कितना खुशहाल था, क्योंकि जब तक हम उनकी उस शुरुआती समृद्धि को नहीं समझेंगे तब तक तबाही का असली अंदाजा नहीं लगेगा। सुंदरगढ़ का सुनहरा दौर, राजा विक्रम सिंह और रानी अनायरा। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद खुशहाल राज्य सुंदरगढ़ से, जिसके राजा थे विक्रम सिंह। वो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन एक समझदार लीडर की तरह वो जानते थे कि उन्हें एक ऐसे जीवनसाथी की जरूरत है जो मुश्किल वक्त में सही और व्यावहारिक सलाह दे सके। और उनकी ये तलाश पूरी हुई पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अनायरा पर। रानी अनायरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उनका दिमाग बहुत तेज था। उनकी हाजिर जवाबी और सादगी के चर्चे दूर दूर तक थे। उनके आने से सुंदरगढ़ के सिंहासन को मानो एक बेहतरीन रणनीतिकार मिल गया था। भयानक अकाल का प्रहार और तबाही के कागार पर राज्य। देखिए, शांति और खुशहाली हमेशा नहीं टिकती। शादी को बस 1 साल ही बीता था कि हालात बिल्कुल पलट गए। राज्य पर एक ऐसा भयंकर सूखा पड़ा जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जरा सोचिए, साल भर की बारिश बिल्कुल नहीं हुई। नदियां, गांव के तालाब, कुएं सबके सब सूख कर जमीन बन गए। पूरी की पूरी खेती चौपट हो गई। और सबसे डरावनी बात, आसपास के पड़ोसी राज्य भी इसी अकाल में फंसे थे। मतलब बाहर से किसी भी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। राज्य सच में एक तरह से मौत के मुहाने पर खड़ा था। रानी अनायरा की बुद्धिमत्ता और संकट प्रबंधन का एक मास्टर क्लास। जब चारों तरफ मौत मंडरा रही हो, तब असली लीडरशिप की पहचान होती है। इस समय राजा और रानी का नजरिया बिल्कुल अलग था। राजा विक्रम सिंह इस तबाही को देखकर बहुत ज्यादा चिंता में आ गए थे। वो मंत्रियों के साथ लगातार लंबी लंबी बैठकें कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानी अनायरा का अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने घबराने के बजाय पूरा ध्यान काम करने पर लगाया। वो सीधे व्यवहारिक समाधान और जमीनी स्तर के काम पर फोकस कर रही थी। उन्होंने सीधे राजा से जाकर एक बहुत ही गहरी बात कही, जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, चिंता से समस्या का हल नहीं निकलेगा, कर्म से निकलेगा। सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसने लीडरशिप के पूरे नजरिए को डर से हटाकर एक्शन में ला दिया। तो उनका प्लान क्या था? उनका ध्यान गया महल की पहाड़ी के ठीक पीछे मौजूद एक बहुत ही पुरानी, वीरान और सूखी पड़ी बावड़ी पर। रानी का दिमाग दौड़ा। उनका मानना था कि अगर हम इस सूखी बावड़ी को बहुत गहराई तक खोदें, तो शायद हमें जमीन के नीचे का वो पानी मिल जाए जो अब तक छुपा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इसके पीछे एक कमाल की सोच छिपी थी। दरअसल ये सिर्फ पानी ढूंढने का मिशन नहीं था, ये एक जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक रणनीति थी। इसके 3 हिस्से थे। पहला, गहरी खुदाई करके पानी निकालना। दूसरा, इस बड़े काम में राज्य के उन लोगों को रोजगार देना जो भूखमरी का शिकार हो रहे थे। और तीसरा, जो मुझे सबसे खास लगता है, उन्हें इस काम के बदले अनाज देना, ताकि उस मुश्किल वक्त में भी लोगों का स्वाभिमान बचा रहे। उन्हें दान नहीं, बल्कि उनकी मेहनत का हक मिल रहा था। खुदाई और चमत्कार, आगे बढ़कर नेतृत्व करना। राजा को भी ये बात समझ आ गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्होंने सिर्फ महल से आदेश नहीं दिए। अगले ही दिन राजा और रानी दोनों ने खुद फावड़ा उठाया और जमीन पर पहला कट लगाया। अब आप ही सोचिए, जब जनता ने अपने राजा रानी को पसीने में लथपथ उनके साथ मिट्टी खोदते देखा तो क्या हुआ होगा? लोगों में गजब का जोश भर गया। देखते ही देखते हजारों लोग इस महाअभियान का हिस्सा बन गए। इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। 1 साल की खुशहाली के बाद सूखा पड़ा। फिर पहले दिन राजा रानी ने खुदाई शुरू की। अगले 5 दिनों तक चिलचिलाती धूप में हजारों लोगों ने उस सूखी और कठोर जमीन को खोदा। सबको टेंशन थी कि क्या वाकई पानी निकलेगा। और फिर 5वें दिन वो चमत्कार हुआ। जमीन की गहराई से अचानक मीठे पानी का एक बहुत बड़ा सोता फूट पड़ा। वो विशाल बावड़ी देखते ही देखते लबालब भर गई। सुरक्षित भविष्य, जल संचयन की पहल।
उस पानी ने पूरे राज्य की जान बचा ली। लेकिन रानी अनायरा की सोच यहीं तक सीमित नहीं थी। वो जानती थी कि ये समस्या दोबारा भी आ सकती है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन उपाय सुझाया, विकेंद्रीकृत जल संचयन। उन्होंने पूरे राज्य में छोटे छोटे तालाबों का एक विशाल नेटवर्क बनाने का काम शुरू करवाया, ताकि भविष्य में जब भी बारिश हो तो उसका एक एक कतरा सहेज लिया जाए। तो हुआ क्या? संकट के चरम पर उस प्राचीन बावड़ी ने जान बचाई। फिर संकट के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर छोटे छोटे तालाब बनाए गए, और इसका असली फल तब मिला जब कुछ महीनों बाद बारिश लौटी। वो सारे नए तालाब पानी से पूरी तरह भर गए। इसके बाद से उस क्षेत्र से सूखे का खतरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। रानी की इस गजब की दूरदृष्टि और राज्य को बचाने वाली रणनीतियों को देखकर राजा विक्रम सिंह ने भरे दरबार में उनके सम्मान में अपना सिर झुकाया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर रानी अनायरा को राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी पद से कहीं ऊपर होती है। सबसे बड़ी सीख, संकट को एक अवसर में बदलना। सुंदरगढ़ की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इनकी सफलता 3 चीजों पर टिकी थी। पहला, बुद्धिमत्ता, यानी घबराहट से बाहर निकलकर उन संसाधनों को खोजना जो सामने नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, धैर्य, यानी बिना तुरंत रिजल्ट की उम्मीद किए जी तोड़ मेहनत करना। और तीसरा, टीम वर्क या एकजुटता, जब लीडर और जनता के बीच का फासला मिट गया और सबने मिलकर अपनी जान बचाई। तो जाते जाते ये चर्चा हमारे लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हम क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, क्या हम इन पुराने लेकिन असरदार सिद्धांतों को अपने आधुनिक तरीकों में शामिल नहीं कर सकते? जरा सोचिएगा, क्या पता कल के बड़े संकट का हल आज के हमारे इसी टीम वर्क और प्राचीन सूझबूझ में छिपा हो। आज की इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।